नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एक बड़ी खबर आपको दे दें, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। दाऊद के गुर्गों के खिलाफ भी चार्जशीट दायर हुई है। एनआईए ने चार्जशीट दायर की है। 3 गिरफ्तार आरोपियों और 2 वांछित गुर्गों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। शंकर, क्या कुछ मायने इस चार्जशीट के? निश्चित तौर पर देखिए, इस चार्जशीट के कई मायने हैं और जिस तरह से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया गया है और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा ये चार्जशीट फाइल किया गया है, इस चार्जशीट में कई अन्य आरोपियों के नाम हैं, जिसमें कि आरिफ की बात करें, आरिफ अबू बकर शेख जो है उसका भी नाम इस चार्जशीट में दाखिल किया गया है। सबीर अबू बकर शेख इसका नाम भी है और दाऊद इब्राहिम का जो है नाम वो 4थे नंबर पे है। दाऊद इब्राहिम जो एक वांछित गैंगस्टर है, अंडरवर्ल्ड डॉन है, इसका नाम भी है। उसके साथ साथ शकील शेख का नाम भी, शकील शेख उर्फ छोटा शकील का नाम भी एनआईए के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आया और उसके बाद इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उसका नाम भी इस चार्जशीट में दाखिल किया गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि एनआईए की जो तफ्तीश है वो बेहद इंपॉर्टेंट है और खास तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ समय से लगातार दाऊद इब्राहिम के खिलाफ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उसके कई गुर्गों को गिरफ्तार किया गया था एनआईए के द्वारा, तो कहा जा सकता है कि अंडरवर्ल्ड की जो एक पैर है वो जिस तरह से मुंबई और इसके साथ साथ कई अन्य दूसरे राज्यों में भी फैली हुई थी, तो उसको उखाड़ने के लिए एक एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफी महत्वपूर्ण थी और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की तफ्तीश की गई और तफ्तीश करने के बाद 4 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ इस मामले में जो नाम जो है वो सामने आया था, जिसमें कि 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है, जिसमें कि 3 जो आरोपी हैं उसको पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 जो अंडरवर्ल्ड डॉन हैं वो अभी भी फरार है, जिसमें कि छोटा शकील जो दाऊद इब्राहिम का काफी खास माना जाता है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से एनआईए की इन्वेस्टिगेशन इस मामले पे चल रही है, जिस तरह से एनआईए के द्वारा पहली बार दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मामला रजिस्टर किया गया और खासतौर पर यूएपीए एक्ट के तहत मामले को दर्ज करके इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो ये मामला अपने आप में काफी बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है शंकर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। सेंट्रल जेल की सुरक्षा का पोल खोलता वीडियो सामने आया है। कैदी मुलाकात का वीडियो वायरल हो रहा है। जेल के अंदर जाली के पास का ये वीडियो है। वीडियो में दिख रहा है कुख्यात बदमाश सलमान लाला। जेल की बाहरी खिड़की पर बदमाश जावेद चिराटा 2 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। वायरल वीडियो बदमाश सलमान लाला को 2 नवंबर को इंदौर जेल से भोपाल सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। तो सेंट्रल जेल की सुरक्षा का पोल खोलता हुआ यह वीडियो है। कैदी मुलाकात का यह वीडियो है। जेल के अंदर जाली के पास का वीडियो है ये और वीडियो में दिख रहा है कुख्यात बदमाश सलमान लाला और जेल की बाहरी खिड़की पर है बदमाश जावेद चिराटा। ये वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। बदमाश सलमान लाला को 2 नवंबर को इंदौर जेल से भोपाल सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया। भोपाल से खबर है। पुलिस ने कुख्यात बदमाश का जुलूस निकाला। कुख्यात बदमाश अमन सरदार का जुलूस निकाला गया। गुंडे बदमाशों ने अपराध से तौबा की है। गिरफ्त में आए बदमाशों ने सबके बीच बोला है, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। शाहजहानाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद जुलूस निकाला गया। कारोबारी को चाकू मारकर ये फरार हुआ था। अमन पर इंदौर भोपाल में रेप, हत्या के प्रयास और मारपीट, अड़ीबाजी समेत कई केस दर्ज हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता मनोज राठौर जुड़े हुए हैं फोन पर। मनोज, आम जनता में इन गुंडे बदमाशों का खौफ कम हो सकते और मकसद यही रहता है जुलूस का?
तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों। जी बिल्कुल, ये पूरा शाहजहानाबाद का मामला है और शाहजहानाबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यापारी के साथ चाकूबाजी हुई और यही कारण था कि चाकूबाजी की इस घटना को लेकर गंभीरता से पुलिस ने लिया और पुलिस ने इस आरोपी को, जिस पर भोपाल और इंदौर में कई आपराधिक मामले दर्ज है और यही सबसे बड़ी वजह थी कि जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो उसे जुलूस के तौर पे थाने तक लाया गया और थाने जब लाया जा रहा था तो आरोपी ने किस तरीके से पुलिस को लेकर अपनी बात कही और अपराध से तौबा तौबा किया। तो अपराध और अपराधियों को किस तरीके से कंट्रोल करना है उसका एक उदाहरण है। यही कारण है कि अब बदमाशों में पुलिस का खौफ रहे, उसको लेके ये एक पुलिस का प्रयास था। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं इंदौर में कार में युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस की शिनाख्त के बाद युवती थाने पहुंची और उसने अपना बयान दर्ज कराया। थाने से जाते वक्त जब मीडिया कर्मियों ने युवती से बात करनी चाहिए तो उसने एक मीडिया कर्मी पर ही थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवती पुलिस थाने से बाहर निकलती है और मीडिया कर्मी पर थप्पड़ मारती हुई भागती हुई नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? वहीं इंदौर में युवती के वायरल वीडियो से जुड़ी बड़ी खबर है। युवती ने थाने में मीडिया कर्मी को थप्पड़ मार दिया। वीडियो में युवती मीडिया कर्मी को थप्पड़ मारते हुए नजर आई। राजधानी भोपाल में अज्ञात चिट्ठी से रहवासी डरे हुए हैं। दरअसल चिट्ठी के जरिए रहवासियों को जान से मारने की धमकी दी गई है। 5 से ज्यादा रहवासियों को धमकी भरी चिट्ठी मिल चुकी है। शहर की पॉश कॉलोनी धनवंतरी परिसर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां लोगों को जान से मारने की धमकी भरे लेटर मिल रहे हैं। फिलहाल अज्ञात चिट्ठी की जांच में हबीबगंज थाना पुलिस जुटी हुई। भोपाल में सबसे पॉश कॉलोनी में सुमार धनवंती परिसर में इस समय एक अज्ञात चिट्ठी से जो है लोग दहशत में, यहाँ के रहवासी में डर का माहौल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम रहवासी करीब 27 परिवार इस परिसर में रहते हैं, लेकिन लगातार इन्हें चिट्ठी के जरिए धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, परिवार के किसी सदस्य को मारने की धमकी दी जा रही है। और अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच की, लेकिन पुलिस उस चिट्ठी लिखने वाले या धमकी देने वाले शख्स तक नहीं पहुंच सकी और यही कारण है कि अभी भी दहशत का माहौल है। किस तरीके की चिट्ठी आप लोग को आ रही है? देखिए, मैं एडवोकेट हूं और सोशल एक्टिविस्ट हूं, तो मैं लोगों की मदद करती रहती हूं। मेरे परिसर में यहाँ विक्रांत बजाज उर्फ चंचल रहते हैं, ऊपर पटेल SS पटेल रहते हैं। तो जब उनको इस तरह के पत्र आया, SS पटेल को एक पत्र आया जिसमें ये कहा गया था कि सुधर जाओ, नहीं तो सोचो कि अमिता पटेल सफ़ेद कपड़ों में कैसे दिखेंगी। फिर चंचल बजाज को कुछ दिनों के बाद पत्र आता है, उसमें ये कहा जाता है कि हमारे साथ आके मिल जाओ, नहीं तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा और इस कॉलोनी में शेर तो एक ही है, आ जाओ हम राज करेंगे। और दोनों ही पत्रों की, तो अब क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें ये इस तरह के धमकी भरे पत्र आ रहे हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें पुलिस में जाने की सलाह दी। मैंने CM हेल्पलाइन में शिकायत की थी और मुझे कमिश्नर ऑफिस से भी फीडबैक के लिए फ़ोन आया था पुलिस के व्यवहार का। पुलिस के व्यवहार से हमें कोई शिकायत नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उनका जो कानून तरीका जो था काम करने का, उसमें एक साथ सबको इकट्ठा कर लिया। फिर उनके साथ लेडी पुलिस नहीं थी, वो महिलाएं हम पे दौड़ रही है, महिला आके लड़ाई झगड़ा कर रही है, गाली गलौज समाधान नहीं हुआ? नहीं, समाधान नहीं हुआ। बिल्कुल, करीब 5 से ज़्यादा धमकी भरी चिट्ठी इस समय इस परिसर के लोगों को मिल चुकी है। 27 परिवार इस परिसर में रहते हैं और इनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल है, क्योंकि लगातार ये चिट्ठी मिलती जा रही है और पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं सख्त नहीं है। यही कारण है कि अभी भी इस परिसर में दहशत का माहौल है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18
भोपाल। रायपुर से बड़ी खबर है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। मनोज मंडावी की पत्नी कांग्रेस प्रत्याशी होंगी। सावित्री देवी मंडावी ने प्राध्यापक का पद छोड़ दिया है। शिमला से लौटने के बाद सीएम इसका ऐलान करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। मनोज मंडावी की पत्नी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगी, जो कि उपचुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगी। सावित्री देवी मंडावी ने प्राध्यापक का पद छोड़ा है। शिमला से लौटने के बाद सीएम भूपेश बघेल प्रत्याशी का ऐलान भी कर देंगे। तो मनोज मंडावी के निधन के बाद भानु प्रतापपुर सीट खाली हुई है, यहां पर उपचुनाव होना है और खबरें ये हैं कि मनोज मंडावी की पत्नी कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। सावित्री देवी मंडावी ने प्राध्यापक का पद छोड़ दिया है और प्रत्याशी का ऐलान सीएम भूपेश बघेल शिमला से लौटने के बाद कर देंगे। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव है। बीजेपी कांग्रेस जीत के अपने अपने दावे यहां पर कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है, पहले देखना होगा कि प्रत्याशी कौन कौन होते हैं। कांग्रेस की तरफ से तो साफ हो चुका है कि मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री देवी मंडावी कांग्रेस की तरफ से भानु प्रतापपुर सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी और सीएम भूपेश बघेल शिमला से लौटने के बाद उनके नाम का ऐलान कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, सावित्री देवी मंडावी ने प्राध्यापक का पद छोड़ा था, तभी से ही संकेत मिल गए थे कि शायद वो प्रत्याशी हों और अब खबरें भी ऐसी हैं। बिल्कुल, देखिए पिछले जैसे ही अगर हम बात करें तो उन्होंने प्राध्यापक का पद छोड़ा, उसके बाद से खासतौर पे इस बात को लेकर संकेत पुख्ता हो गए हैं कि वो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी होंगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी शिमला दौरे पर हैं। वहां से जब लौट के आएंगे उसके बाद में वो अधिकृत रूप से इसकी घोषणा करेंगे। मनोज मंडावी जो है वो काफी लोकप्रिय जनप्रतिनिधि रहे हैं वहां पर और जाहिर तौर पर कांग्रेस भी ये समझती है कि जब चुनाव होते हैं, खासतौर पर इस तरह से जब उपचुनाव होते हैं, तो सिंपैथी वोट जो है उसका भी एक बड़ा रोल होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अमूमन यही देखा जाता है कि जो उत्तराधिकारी होते हैं या जो परिजन होते हैं उन्हीं को टिकट दिया जाता है और कांग्रेस का कहना है कि जो भी होगा प्रत्याशी, कांग्रेस ने कहा था। बिल्कुल ममता, अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी कौन होता है। बहुत शुक्रिया आपका। दुर्ग से बड़ी खबर है। अवैध चखना सेंटर्स पर पुलिस ने छापेमारी की। चखना सेंटर चलाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई हुई है। जिले के कई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी की। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मिथिलेश जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित, बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही है शहर में वो चिंता का विषय बना हुआ है और यही वजह है कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए दुर्ग जिला पुलिस एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने निर्देश दिए हैं। इसी के तहत में पुलिस ये देख रही थी कि शराब दुकानों के सामने अक्सर भीड़ होती है और वहां पर आपराधिक किस्म के लोग वहां पर पहुंचते हैं, तो अब वहां पर पुलिस ने दबिश देना आरंभ किया है। एक अभियान चलाया गया, संपूर्ण जिले में एक अभियान चलाकर यहाँ पर जितने भी जो शराब दुकान है उसके आसपास में जो चखना सेंटर होते हैं वहां पर पुलिस की दबिश दी जा रही है। जो अवैध रूप से दुकानें संचालित हो रही हैं उनको बंद करवाया जा रहा है, उनकी सामग्री जब्त की जा रही है। वहीं जो सार्वजनिक रूप से जो चखना सेंटर में पहुंचते हैं, शराब पीते हैं, उनके खिलाफ भी उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो एक तरह से बड़ा अभियान है ये। आज करीब आधा दर्जन थाना क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है ताकि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं रायगढ़ में बंद बोरी में मिला है अधेड़ का शव। हत्या कर शव फेंकने की आशंका है। पूंजी पथरा के चिरई पानी के पास ये शव मिला है। जूट मिल थाना क्षेत्र का रहने वाला था मृतक। मामले की जांच में जुटी है पूंजी पथरा पुलिस।
मनेंद्रगढ़ जिले की धान खरीदी केंद्रों में किसान धान बेचने नहीं पहुंच रहे हैं। धान खरीदी में सारी व्यवस्था है, बावजूद इसके धान बेचने किसान नहीं पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिले में अभी धान की कटाई शुरू नहीं हुई है। कई जगहों पर धान की कटाई हुई भी है, लेकिन नमी के चलते किसान धान को लेकर खरीदी केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे। वर्षा विलंब से शुरू हुई, धान की रोपाई देर से हुई और देर तक वर्षा होती रही, जिससे फसलें पकने के बाद भी अभी हरी हैं। नमी की मात्रा ज़्यादा है, किसान इसलिए खेतों में फसल काट के सुखा रहे हैं। खलिहानों में अभी उनके धान नहीं आई है, इस कारण टोकन नहीं कटे हैं। धान खरीदी केंद्र तक अभी क्या है इसलिए नहीं ले गए हैं क्योंकि लेट से बारिश हुई और फसल भी लेट से हुआ था और फसल अब पकने के कगार में है, अब कटाई चालू है। और जब तक अभी जो फसल कटाई हुआ है उस फसल में भी नमी है, नमी कारण भी अब मंडी में भी नहीं ले जाया जा सकता है क्योंकि उसको सुखाना पड़ेगा। क्योंकि मंडी में ले जाएंगे तो हम वापस कर देंगे। इसलिए किसान लोग अभी धान कटाई नहीं कर पाए हैं। इस साल पानी की वजह से रोपाई थोड़ा लेट हुआ है, इस कारण अभी धान हुआ नहीं है। अभी कटाई मिसाई चल रहा है और वो जिनका कटाई मिसाई हो गया है उनका भी नमी के कारण नमी ज़्यादा आ रहा है, इस कारण हम लोग अभी खरीदी नहीं कर पाएंगे। प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुए 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन खरीदी केंद्रों पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले 5 दिनों में महज 96 क्विंटल धान की खरीदारी ही हो पाई है। इसके पीछे वजह है कि धान की फसल की कटाई अभी तक नहीं हो सकी है। जिन किसानों ने फसल काट ली है वो अब धान के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। इधर विश्रामपुरी में जब एक किसान धान बेचने आया तो अधिकारी ने फूल माला पहनाकर किसान का स्वागत किया। मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन काटा गया था। ये मेरे कल 3 तारीख को काटा गया था, आज 4 तारीख के लिए। और ये सुविधा मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं इससे पहले भी विगत कई वर्षों से धान बेच रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, हमको टोकन कटाने के लिए यहाँ मंडी पे आना पड़ता था और बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता। फिर 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन बाद हमको टोकन प्राप्त होती थी। लेकिन ये जो मोबाइल ऐप के माध्यम से जो सुविधा मिली है, इसको अपन क्या है कि किसान घर में बैठ के अपने हिसाब से जिस तारीख को वो बेचना चाहे उस तारीख को अपना टोकन काट सकता है। किसान तभी बेच पाएगा धान को जब सूखा रहेगा तभी, और क्योंकि अभी तक तो फसल कटी नहीं है, कटेगी फिर मौसम साथ देगी, अच्छे से रहेगा, धूप रहेगा तभी धान सूखेगी, तभी बेच पाएगा। उनके तारीख से कोई मतलब नहीं है किसान को। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। इस विधानसभा में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन से ये सीट खाली हुई है। अब यहां उपचुनाव हो रहा है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल भी बज गया है। निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। भानुप्रतापपुर में 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। उपचुनाव का नोटिफिकेशन 10 नवंबर को जारी होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर तय की गई है। कांकेर के भानुप्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। इधर उस उपचुनाव के लिए सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। स्वर्गीय मनोज मंडावी जो भानुप्रतापपुर के लोकप्रिय विधायक थे, उनके द्वारा इस क्षेत्र के कराए गए विकास के कार्य, उनकी लोकप्रियता के दम पे हम भानुप्रतापपुर उपचुनाव में जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि भानुप्रतापपुर की जनता स्वर्गीय मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि स्वरूप भानुप्रतापपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएगी और निश्चित तौर पे कांग्रेस का विधायक एक बार फिर से भानुप्रतापपुर से चुन के आएगा। और स्वर्गीय मनोज मंडावी के द्वारा जो सपने देखे गए थे भानुप्रतापपुर के विकास के लिए, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में हम सब एक कदम और आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, आदिवासियों का आरक्षण को समाप्त किया है। 32% के आरक्षण को उन्होंने 20% किया है। इसके चलते आदिवासी समाज में भारी नाराजगी है। अभी वर्तमान में भानुप्रतापपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। वहां की जनता कांग्रेस को जोरदार तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए अभी उपचुनाव में वहां वो निश्चित रूप से सबक सिखाएगी और कांग्रेस को
जो ये आरक्षण आदिवासियों को समाप्त की है, इसके लिए वहां पर कांग्रेस का इस उपचुनाव में, भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में वहां पर कांग्रेस का जमानत जब्त करेगी। ये सीट कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन की वजह से खाली हुई थी। इस सीट से उनकी पत्नी सावित्री मंडावी कांग्रेस की कैंडिडेट हो सकती हैं। शिक्षिका की सरकारी नौकरी से उनके इस्तीफे के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मनेंद्रगढ़ पहुंचे दुर्ग सांसद विजय बघेल आदिवासियों के आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को 32% आरक्षण नहीं मिलने के पीछे राज्य सरकार का हाथ है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में इस सरकार की हालत खराब हो जाएगी। कवर्धा के प्रसिद्ध भूरमदेव मंदिर का पुरातत्व विभाग की टीम ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। मंदिर के नींव को बिना छेड़छाड़ किए उसे मजबूत करने की दिशा में पुरातत्व विभाग काम शुरू कर रहा है। पुरातत्व विभाग की टीम ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। मंदिर में मूल स्वरूप में किसी तरह की छेड़छाड़ के बगैर उसके जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा। भूरमदेव मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही पुरातत्व विभाग की टीम ने बैठक भी की। आज हम लोग सुबह यहाँ भूरमदेव मंदिर में जो प्लिंथ प्रोटेक्शन का काम विभाग के द्वारा कराया जा रहा है उसके निरीक्षण में आए थे। फिलहाल मंदिर का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें ट्रायल ट्रेंच लेकर के ये देखा जा रहा है कि जो ओल्ड टेक्नोलॉजी में उन्होंने प्लिंथ प्रोटेक्शन के लिए क्या किया था, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली जो है हम आगे अपनी कार्य योजना बना सकें, ताकि मंदिर का जो मूल संरचना है उसको किसी प्रकार से क्षति न पहुँचे। और हम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मंदिर परिसर है ये एक पहाड़ी घाटियों के बीच में है, जिसकी वजह से यहाँ जलवायुविक प्रभाव से वेदरिंग इफेक्ट के कारण यहाँ काफ़ी पत्थरों में इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।